हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस MCU 1 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन एक इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक, एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 2, एंड यूनिट नंबर 2 का ये पार्ट 1 है। गाइस, इसका पार्ट 2 जो है वो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगा, लेकिन बाकी के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे पास्ट में। इफ आई टॉक अबाउट पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको बेसिकली मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंटिंजेंसी थ्योरी है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और एक आपकी जो नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी वीडियो अपलोडेड है। तो ये पार्ट्स आप सेपरेटली देख लीजिएगा। पार्ट 2 जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई आल्सो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस। बट अभी ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कई बार एग्जाम्स में आ चुका है 10 मार्क्स पे, और आगे भी इसकी काफी एक्सपेक्टेशन है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस पार्ट 1, और इसके बाद के जो फर्दर पार्ट्स हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उन स्टेप्स के बारे में जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होती हैं उनके बारे में सीखेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए। आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम। और आपको इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहले आई लेट यू नो द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, I'll let you know first. And second thing that I would like to explain in this particular video is the steps. कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में। तो आपको स्टेप्स के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की और जो वीडियो वाले आंसर्स होते हैं उनकी PDF मिलती रहेंगी। ये इंस्टाग्राम का जो है हैंडल, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर YouTube चैनल पर, जैसा कि मैंने बोला, आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो अपकमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट के साथ में मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल होते हैं वो होते हैं मैनेजर्स। तो अगर मैं बात करूं, मैनेजर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो देयर आर इन टोटल, इफ आई टॉक अबाउट, 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, 7 फंक्शंस होते हैं जो कि एक मैनेजर को या फिर किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को परफॉर्म करने होते हैं। तो कौन से वो 7 फंक्शंस हैं? इफ यू हैव एन आइडिया प्लीज लेट मी नो। इफ यू आर नॉट अवेयर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो होता है प्लानिंग। सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड होता है स्टाफिंग। फोर्थ वन इज द डायरेक्टिंग। फिफ्थ वन इज द कम्युनिकेटिंग। Sixth one is the decision making, and the seventh one is the controlling function. तो ये 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। प्लानिंग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में जो कि है ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद की जो फंक्शंस हैं वो अभी हमारे टॉपिक में नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो का कंटेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड है जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए अब आ जाते हैं जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसके बारे में हम अभी सीखेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग, और यू कैन से द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इज डिफाइंड एज द आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish the most productive relationship for the achievement of specific organizational goals. तो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किए जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई गोल को अचीव करने के लिए एस्टैब्लिश की जाती है। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, उसका काम होता है आपकी जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आइडेंटिफाई करना और ग्रुप करना। ठीक है, जो अलग अलग एक्टिविटीज जब ग्रुप करी जाती हैं एक सिमिलैरिटी के बेसिस पर, तो उनको बोलते हैं हम जॉब। ठीक है, अब देखेंगे कि एक जॉब पर आप जाते हैं तो वहां पर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, ऑलमोस्ट
आपकी टीम में वो सेम काम कर रहे होते हैं, राइट? तो जब अलग अलग एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको ग्रुप किया जाता है, ठीक है, वो एक्टिविटी बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग होती है। अब ऑर्गेनाइजिंग से एक और फायदा होता है, इससे आप एक साथ में लेके आते हो फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब एक ऑर्गेनाइजेशन कई सारी फिजिकल रिसोर्सेज यूज करती है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हो गए, प्लस अदर जो भी आपके एसेट्स हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल यानी कि पैसों का इस्तेमाल भी होता है, फाइनेंस का इस्तेमाल होता है, ह्यूमन रिसोर्स, आप और मैं भी एम्प्लॉयज के तौर पर काम करते हैं, तो हम ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। तो एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो होती है वो क्या करती है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करती है अलग अलग एक्टिविटीज को जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, फिर उनको ग्रुप करती है, और ऐसे ग्रुपिंग करने को जॉब्स बोलते हैं, यानी कि जॉब का क्रिएशन होता है। जॉब क्रिएट करने के बाद में जो अलग अलग फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उन सब के बीच में एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये तीनों रिसोर्सेज आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी तो एक प्रोडक्टिव रिलेशन होगा, यानी कि तब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी और उससे प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, राइट? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजिंग हमारी वही प्रोसेस होती है। अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा आप सभी के लिए, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना, उनका एफिशिएंट यूज करना, और जितनी भी आपकी रिसोर्सेस होती हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना, ये काम होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस या फिर ऑर्गेनाइजिंग का। ओके, आई होप ये डेफिनेशन आपको याद हो चुकी होगी। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है दोनों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अपने स्टेप्स के बारे में। तो कोई भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की मैं बात करूं तो उसमें इन टोटल 5 स्टेप्स फॉलो की जाती हैं। सो देयर आर 5 स्टेप्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ओके, so if I'll be talking about, so there are basically how many steps involved? So there are 5 steps involved. अब कौन कौन सी स्टेप्स हैं, let's talk about, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेप आती है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन करना या फिर फाइंड आउट करना। सेकेंड स्टेप है हमारी आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको आइडेंटिफाई करना और ग्रुप करना। नंबर थर्ड, अगर मैं बात करूं स्टेप की, तो नंबर थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि ड्यूटीज को अलॉट करना या असाइन करना अलग अलग इंडिविजुअल्स को। Now the fourth step that is involved in the organization process is the establishment of the reporting relationship. तो अब यहाँ पर ड्यूटीज असाइन करी, अब यहाँ पर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जिसको हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहते हैं। एंड इसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप है इस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की, वो है इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो जितने भी जॉब्स हैं उनको इंटीग्रेट करना, यानी कि अलग अलग जॉब्स को कंबाइन करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, ठीक है। सो हमारी 5 स्टेप प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, स्टेप 1 इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्टेप 2 हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। स्टेप 3 हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एंड स्टेप 4 हमारा क्या है, एस्टैब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एंड द लास्ट स्टेप, इफ आई टॉक अबाउट स्टेप नंबर 5, is to integrate all the groups of activities or all the jobs that are created in the organization process. Okay, तो आई होप ये पांचों स्टेप्स आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब डिटेल में चलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपने जो एग्जाम है उसमें थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर लिखना पड़ेगा। तो नाउ सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, विच इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड टू अचीव सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स. This is the reason why the management of the organization must identify the objectives before starting any activity. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है कुछ स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये आपको क्लियर है, सबको पता होगा। इसी वजह से ये जो मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उनको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी है।
जब भी कोई टास्क स्टार्ट किया जाएगा, जब भी कोई एक्टिविटी स्टार्ट की जाएगी, उससे पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। Now, determination of objectives in advance helps the management to choose the right man and material for achieving the organizational goals effectively and efficiently. अगर organization में जो management है वो अपने जो objectives है उनको advance में determine करता है, तो इससे वो सही लोगों को hire कर सकता है, ठीक है, choose the right person और human resource, और सही मटेरियल को परचेज कर सकता है, और सही मटेरियल और सही ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो आपके जो गोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज objectives also serve as a guideline for the management and workers and in turn bring unity of direction in the organization। अब जो objectives आप ऑलरेडी डिफाइन कर दोगे या डिटरमाइन कर लोगे तो वो आपके गाइडलाइंस के तौर पर इस्तेमाल होंगे, ठीक है, एक बेसिस सर्व करेंगे गाइडलाइन के तौर पर, जिससे आपका मैनेजमेंट भी अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। अब आपके जो गोल्स हैं वो ऑलरेडी सेट हैं, तो फिर आप अगर डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं तो फिर गोल्स पर आ जाएंगे। जो वर्कर्स हैं उन्हें भी पता होगा क्या करना है, क्यों वो काम कर रहे हैं, उसके बाद में बहुत इजी हो जाता है। अगर आपकी भी बात करूं, आप अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर कोई पर्पस ना हो, आपको बोलूं कि एग्जाम भी नहीं होंगे आपके, तो आप नहीं पढ़ेंगे। इट्स वेरी सिंपल। वही ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं गाइडलाइन कि आप कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, और इससे आपका जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो गोल है आपका जो कॉमन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी वर्कर्स और मैनेजमेंट के लिए, उन सबको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी सबके बीच में कोऑर्डियल रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। ओके, चलिए अब एक डायग्राम के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं पॉइंट्स को। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस किसको। अब यहाँ पर इस गाइडलाइन में अगर बात करूं किसको हायर करना है, कैसे काम करना है, कौन सी रिसोर्सेज यूज करनी है, इससे रिलेटेड आपको गाइडलाइन मिल जाती है, और इससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो एफिशिएंटली अचीव हो जाते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, और नेक्स्ट स्टेप हमारी है स्टेप नंबर 2, जो कि आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड ग्रुप करेंगे। So in this step of organizing process, the proper division of major activities is done to coordinate the efforts of the group members। तो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होंगे, जिनको हम एम्प्लॉयज बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, या फिर चैनलाइज करने के लिए सही डायरेक्शन में, ठीक है, अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके एफर्ट्स को चैनलाइज करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हमें प्रॉपरली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक एक्टिविटी को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईच एक्टिविटीज आर प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू वेरियस जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। और दूसरी जो स्टेप हमें फॉलो करनी है आगे इसमें, वो है कि जितने भी जॉब्स हमने डिवाइड किए उनको फिर बाद में क्लासिफाई करना, ठीक तरीके से क्लासिफाई करेंगे और फिर ग्रुप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। तो जो काम सिमिलर नेचर के होंगे उनको आप एक पर्टिकुलर जॉब के तौर पर असाइन कर दोगे, एक जॉब में एस्टैब्लिश कर दोगे, ठीक है। तो एक तरफ अगर मान लीजिए हमारा जॉब है, एक एक्टिविटी है जिसमें क्या करना है, आपको जो रॉ मटेरियल है वो क्लीन करना है, पहली हमारी एक्टिविटी ये है। तो दूसरा हमारा है जो रॉ मटेरियल है उसको मशीन में डाला जाएगा। तीसरा काम है जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसको पैक किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 3 एक्टिविटीज हो गई, पैक करनी है। पहला जो रॉ मटेरियल क्लीनिंग वाला काम है उसके लिए हम कुछ बंदे हायर करेंगे, उनको डालेंगे कि ये आपका टास्क है। फिर दूसरा रॉ मटेरियल जो मशीन में डाला जाएगा जिससे वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो वो दूसरा टास्क है, वो दूसरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को दे दिया जाएगा। और फाइनली जो फिनिश प्रोडक्ट पैकिंग का काम है वो तीसरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को दे दिया जाएगा, वर्कर्स को दे दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग जो एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की उनको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, कौन सी एक्टिविटी कहाँ है, फिर सिमिलैरिटी के बेसिस पर उनको जॉब्स में क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारी रहेगी उसमें हम जो ये जॉब्स हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स को उनकी एबिलिटीज के बेसिस पर दे देंगे। ओके,
Now, identification and grouping of different activities allows the people to know what is expected from them as a group member and helps in avoiding duplication of efforts. तो जब आप अपनी जो अलग अलग एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में या फिर जॉब्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे आपके जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं उनको पता होता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, कि उन्हें क्या करना है, ठीक है, एज अ ग्रुप मेंबर और एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है, यानी कि एक ही काम को दो बार कर देना, वो अवॉइड हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को नहीं पता, किसी भी वर्कर को नहीं पता उसको कोई कौन सा काम करना है, तो हो सकता है जो क्लीनिंग का काम है वही सारे इंडिविजुअल कर दें, या फिर जो रॉ मटेरियल मशीन में डालने का काम है वो सभी लग जाए उस काम पे। एक ही बंदा दो दो काम कर सकता है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को अवॉइड करने के लिए भी हमारी स्टेप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, नाउ बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 विच इज द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि आप ड्यूटीज को अलॉट करने का टाइम है। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करा। नाउ द सेकंड स्टेप दैट वी फॉलोड, हमने अलग अलग एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में होंगी उनको आइडेंटिफाई करा, फिर उनको ग्रुप करा एज अ जॉब। अब यहाँ पर उन जॉब्स को हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेप में, अब जो डिफरेंट जॉब्स हमने क्रिएट करे हैं स्टेप नंबर 2 में, हम अलॉट करेंगे इंडिविजुअल्स को। हम उन नए जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स रखेंगे उनको हम काम देंगे, और ताकि जो टास्क है वो अच्छे से और इफेक्टिवली हो पाए। Now, each individual in the organization should be given a specific job according to his ability. तो लोगों की काबिलियत के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उन्हें जॉब देना चाहिए। अगर कोई बंदा क्लीनिंग के काम में अच्छा है तो उसको क्लीनिंग का काम दीजिए। कोई बंदा मशीन के साथ अच्छा है, मशीन को अच्छे से ऑपरेट कर लेता है, तो उसको मशीन का काम दे दीजिए। कोई पैकिंग बहुत अच्छी करता है, उसको पैकिंग का दीजिए। कोई सेल्स में अच्छा है तो उसको सेल्स में रखिए। कोई आपका फाइनेंस में अच्छा है तो फाइनेंस में रखिए। यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट या जॉब्स है उसमें उनकी एबिलिटी, जो भी इंडिविजुअल की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब देना चाहिए। He should be given enough authority so that he could complete the task and should be informed about his responsibility regarding the completion of assigned task. अब साथ ही साथ जो भी इंडिविजुअल को आप हायर करेंगे तो उसको आपको इनफ अथॉरिटी देनी पड़ेगी, यानी कि इतना पावर होना चाहिए जो भी काम उसको असाइंड है वो कर पाए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर होनी चाहिए कि इन केस अगर काम नहीं होता तो हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज हैविंग फॉर दैट जॉब कंप्लीशन। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर होनी चाहिए और उसका काम भी उसको क्लियर होना चाहिए। तो ये थी हमारी स्टेप नंबर 3, काम असाइन करना आपका अलग अलग इंडिविजुअल्स को। तो अलग अलग जॉब्स जो क्रिएट करी हैं स्टेप नंबर 2 में उनको आपका डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को देना। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल है, इनको अथॉरिटी दी है कि आपको ये पूरे लोगों को संभालना है। ठीक है, और साथ ही साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टास्क है वो आप पूरा करें, नहीं करेंगे तो क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा। ठीक है, ही इज आंसरेबल, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जरूरी है। नाउ बात करेंगे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो हम एस्टैब्लिश करेंगे। अगेन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को अब थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। आप सभी को पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। Now this means that there are many individuals who work in an organization. अब इस पॉइंट को बताने का क्या पर्पस था, इस पॉइंट को बताने का ये मतलब था कि बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो उनको डायरेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, उनको डायरेक्ट एंड गाइड करना जरूरी है। तो इसीलिए आपका एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि कोई कौन सा इंडिविजुअल जब प्रॉब्लम होगी तो किसको रिपोर्ट करेगा, ये एस्टैब्लिश करना जरूरी हो जाता है। Right? So when many people work together, it is the responsibility of the management to lay down structure of reporting relationship in the organization. तो स्टेप नंबर 4 में हम यही करते हैं। अब बहुत सारे लोग जब आपस में काम करेंगे तो मैनेजमेंट का काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करें जिसमें सबको पता हो कि कौन सा इंडिविजुअल किसको रिपोर्ट करेगा, किसको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और किसके पास अथॉरिटी है एक्शंस लेने की। तो ये चीज को क्लियर कट क्या किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेप में, आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 का पार्ट होगा,
उस पर भी मैं आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, इसमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी दी जाएगी और ये मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करें। Now everyone should be aware to whom they are accountable, which will help in the smooth working of the organization. तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा इससे क्या होगा, सभी को पता होगा, सभी अवेयर होंगे कि किसको वो आपका रिपोर्ट कर सकते हैं, किसको वो अकाउंटेबल है, कौन किसको अकाउंटेबल है, किसको अगर काम नहीं होता तो जवाब देना पड़ेगा आपको। और इससे क्या होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शन स्मूथली कर पाती है। ओके, तो नाउ जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डायग्राम है, तो ये जो इंडिविजुअल है इनके अंदर ये 3 इंडिविजुअल आते हैं, ठीक है। यू कैन से ये आपके मैनेजर हैं, इन्होंने आपके सुपरवाइजर्स रखे हुए हैं, ठीक है। सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2 और ये है सुपरवाइजर 3, ठीक है। ये सीनियर सुपरवाइजर्स लिख लेते हैं इनको, चलिए, ठीक है, सीनियर सुपरवाइजर्स हैं। फिर इन सीनियर सुपरवाइजर के अंदर 2-2 मेंबर्स हैं अलग अलग, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। फिर उनके अंदर 2-2 इंडिविजुअल्स हैं, तो अब ये इनको रिपोर्ट करेंगे, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, फाइनली इनको रिपोर्ट करेंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर चलेगा अगेन। तो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वैसे ही इनको पता है हमें कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ रिपोर्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे और यहाँ से फिर यहाँ पे। वही पैटर्न आपका यहाँ से भी फॉलो होगा। अगर इनको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे, यहाँ से दिक्कत है तो यहाँ पे, यहाँ से दिक्कत है तो यहाँ पे, और इनको दिक्कत है तो सीधे जाएंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और ये जो स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है, जो भी फॉर्म है आपकी स्क्रीन पर, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आपके यूनिट 3 के पार्ट 1 में। नाउ स्टेप नंबर 5 पर आते हैं। स्टेप नंबर 5 जो कि हमारी लास्ट स्टेप है बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की। और इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जितनी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं उनको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कंबाइन करेंगे। इंटीग्रेशन जो की जाती है एक्टिविटीज, वो 2 तरीके से की जाती हैं। या तो आप अथॉरिटी रिलेशनशिप के थ्रू इंटीग्रेट कर लो, आपकी जो अथॉरिटी है वो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और आपका लेटरली जो है वो दी जाती है, ठीक है। जैसा कि अभी आपने देखा, अब हॉरिजॉन्टली की बात करूं तो देखिए इस तरीके से होगी। एक मैं यहाँ पर इंडिविजुअल दूसरे को रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा आपका ये वर्टिकल है ऊपर से नीचे, ठीक है। और लेटरल भी बेसिकली जो है आपका सेम पैटर्न फॉलो करेगा, नहीं सेम पोस्ट पे जो बंदे हैं आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो 2 तरीके से हमारा क्या होता है, बेसिकली इंटीग्रेशन होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज का, या तो अथॉरिटी रिलेशनशिप के बेसिस पर, और दूसरा तरीका है ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू। ओके, अपना एक ऐसा सिस्टम आप इंफॉर्मेशन का एस्टैब्लिश करोगे या कम्युनिकेशन का एस्टैब्लिश करोगे जिसके थ्रू एक्टिविटीज इंटीग्रेट हो पाए। अब कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जॉब्स हैं, उनमें आपका कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन नहीं होगा ठीक से या फिर टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि देखो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो सकता है, डिले हो सकता है वर्क में। अगर मैं बात करूं, डिले भी पॉसिबल है अगर नहीं होगा। तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आपको एक एस्टैब्लिश करना पड़ेगा अगर आपको इंटीग्रेट करनी है ग्रुप की एक्टिविटीज को। तो या तो आप एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करो, जिसको आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर एक इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो। अथॉरिटी रिलेशनशिप अगर इफेक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन आ जाएगा ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम।